प्रोसेस। जी चलिए कुछ और काउंटर्स पे बात कर लेते हैं जो निफ्टी में आज हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। उसमें ONGC है 288 के आसपास का लेवल है, 1.25% का इजाफा देखने को मिल रहा है। ONGC BEL में भी आज करीबन आधे फीसदी का इजाफा है, लेकिन ONGC इज होल्डिंग अप क्वाइट नाइसली। ONGC पे क्या करना चाहिए ओशो, क्योंकि इस स्टॉक में तो बिकॉज ऑफ द बीइंग एन अपस्ट्रीम कंपनी, जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो उसके पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आता है। सो ONGC में क्या करना है और रिलायंस में क्या करना है, चलिए दो दिग्गजों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ONGC के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है इसमें, तो पोजिशनल व्यू बिल्कुल बुलिश है काउंटर में। एंड मुझे लगता है जिस हिसाब का ब्रेकआउट आया है हायर लेवल्स पे 315-320 के पोजिशनल टारगेट है, मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से 320 तक के टारगेट्स ONGC में बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट अभी अगर हम देखें इस काउंटर में रिजेक्शंस हुए हैं नियरली 290 के आसपास से, तो करंट लेवल्स पे थोड़ा कॉशन रखना चाहिए, थोड़ा पोजीशंस को लाइट लेकर के चलना चाहिए। बिकॉज रिसेंटली हमने 2 हफ्ते पहले सेम लेवल से नियरली 290 से एक रिजेक्शन देखा था काउंटर में। सो टेक्निकल मुझे लगता है अगर इसके ऊपर निकलता है काउंटर तब यहां से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रैक्शन कंटिन्यू हो जाएगा एंड वापस से अपने 320 के जोन में एंटर करते हुए ये काउंटर नजर आ सकता है मीडियम पर्सपेक्टिव के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में करंट लेवल्स पे स्टॉक को एक्यूमुलेट करने की राय नहीं है, इधर बाय ऑन डिप का अप्रोच रखें। 268 से 275 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उस जोन में एक्यूमुलेट करें। हायर लेवल्स पे अगर 292 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी दिखाता है तो वहां से वापस बाय करने की राय बनेगी 320 के टारगेट्स के लिए। रिलायंस में अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म में नो डाउट काउंटर बिल्कुल ब्रेकडाउन किया है। मुझे लगता है जिस हिसाब का वीकली टाइम स्ट्रक्चर पे चार्ट बना है 1300-1280 ये इसका पोजिशनल टारगेट बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसमें बाय ऑन डिप की ही राय है, अगर 1280 के आसपास या 1300 के आसपास आता है तो एक्यूमुलेट करें काउंटर को। हायर लेवल्स पे इसका जो रिजेक्शन या रेजिस्टेंस मार्क है वो नियर अबाउट 1415 से 1420 के जोन पे है। तो जब तक इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं करता है फ्रेश एडिशंस होना यहाँ पे काउंटर में दिखना मुश्किल रहेगा। बट बिल्कुल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से काउंटर में बाय की अप्रोच है। लोअर एंड पे बाय करें, हायर लेवल्स पे ब्रेकआउट का इंतजार करना चाहिए। 1420 के ऊपर वापस से एक बुलिश ट्रैक्शन इसमें बनते हुए दिखाई दे सकता है। चलिए कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। HPCL, BPCL, IOC में आज गिरावट देखने को मिल रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सरकार ने कोशिश तो की है इनको बचाने की बाय कटिंग एक्साइज ड्यूटी, बट फिर भी दबाव इन स्टॉक्स पे बना हुआ है। लेकिन एक सेक्टर जो उभर के आ रहा है बिकॉज ऑफ द एथेनॉल प्ले, वो है शुगर सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। आप द्वारिकेश शुगर को देखिएगा 14% आप, मवाना शुगर, धालमिया भारत शुगर, श्री रेणुका, बजाज हिंदुस्तान, एवरी स्टॉक आप, प्राज को भी देखिएगा वो भी 2 से 3% ऊपर है। तो चीनी सेक्टर इज अगेन इन फोकस बिकॉज एथेनॉल स्टोरी इज अगेन प्लेइंग आउट। गौरांग सर, आप इस स्टोरी को कैसा देखते हैं, और शुगर बीइंग ए सिक्लिकल सेक्टर क्या करना चाहिए? ये जो बीच बीच में बाउट्स ऑफ न्यूज़ आती है तो इस पे रिएक्ट करना भी चाहिए या नहीं? रिएक्ट यह भी निर्भर करता है कि आपकी विचारधारा क्या है तो, लेकिन नियंत्रित है चीनी और नियंत्रित इस हद तक है कि जो गन्ने के दाम होते हैं वो भी सरकार तय करती, और गन्ने में से जो चीनी या फिर इथेनॉल निकलता है उसके भी दाम सरकार तय करती है। तो थोड़ा प्रतिबंधित वातावरण में मेरे ख्याल से चीनी क्षेत्र कामकाज करता है। आपकी बात बिल्कुल बराबर है कि इस प्रकार के माहौल में इथेनॉल की अब आवश्यकता और महत्वपूर्ण हो जाती है, और क्योंकि हम खुद बना सकते हैं, हमारी निर्भरता विदेशों पर नहीं है। जहां तक आयात निर्यात का प्रश्न होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रश्न होता है। अब एक समय पर बलरामपुर चीनी नामक कंपनी पर हमारी खरीदारी की राय थी, कई सालों पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो अभी तो है नहीं। हमारे लक्ष्यांक के बहुत ऊपर चला गया था इस शेयर का दाम। और एक कारण जो मुझे लग रहा है कि हमने क्यों चीनी क्षेत्र पर कोई कवरेज या फिर कोई राय नहीं रखी है, तो कारण वही है कि सरकार का नियंत्रण काफी है इसके ऊपर, और जब कभी भी सरकार का नियंत्रण आ जाता है किसी क्षेत्र में तो गुंजाइश बहुत कम हो जाती है वहां पर भी, तो इसलिए हमने कवरेज नहीं रखी। लेकिन काफ़ी अच्छा मूव हमको सभी मेजॉरिटी ऑफ द शुगर स्टॉक्स में इस समय देखने को मिल रहा है। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। आज एक ही स्टॉक है जिसने अपने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ और उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, वो है एथर एनर्जीज। 768 के आसपास का स्तर यहाँ पे देखने को मिल रहा है।
क्या करेंगे इस स्टॉक में ओशो? सी अगेन टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है एथर का, एंड मुझे लगता है जिस हिसाब से ये मार्केट को बिल्कुल ही इग्नोर करके अपना टेक्निकल स्ट्रक्चर हायर लेवल्स पे मेंटेन किए हुए, नो डाउट यहाँ से भी अच्छा मोमेंटम काउंटर में बन सकता है। एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है काउंटर में वीकली टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर पे। पिछले 2 हफ्ते में ऑल्दो हायर लेवल्स पे थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला है, तो ये दिखा रहा है कि हायर लेवल्स पे करंट मार्केट सिचुएशन पे बाइंग ट्रैक्शन काउंटर में नहीं आ रहा है। तो 740 जो इसका ब्रेकआउट जोन था वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इनकेस अगर डिप आता है तो 740 पे बाय करने की राय बनेगी। हायर लेवल पे जो इसका टेक्निकल ब्रेकआउट है उसका टारगेट है नियरली 850 से 860 का, तो वो पोजिशनल टारगेट के लिए काउंटर में बाय करने की राय बनेगी। ओशो, आईटी स्पेस को देखिएगा, निफ्टी आईटी इंडेक्स को भी देखिएगा, जहां भारी गिरावट हमने बाकी इंडाइसेस में देखी है लेकिन काफ़ी रेजिलियंट रहा है, क्योंकि पहले ही बहुत दिक्कत जो है वो हम इस इंडेक्स में देख चुके हैं, और कुछ स्टॉक्स जो है वो अपने आप को संभाले हुए हैं, लाइक योर TCS, HCL टेक। ये आईटी स्पेस में इस समय क्या करना चाहिए, और आपको कुछ पसंद है खरीदारी के लिए? सी अगेन जैसा आपने पॉइंट आउट किया कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है आईटी इंडेक्स पे, बिकॉज आईटी का जो मेजर कंसर्न था वो मार्केट में या जियोपॉलिटिकल वॉर के वजह से नहीं है, वो एआई डिस्ट्रप्शन से ऑलरेडी काफी ज्यादा करेक्शन हमें वॉर के पहले ही देखने को मिल चुका था। तो करंट अगर हम इस मंथ में बात करें तो जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाया है ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म किया है, नो डाउट नेगेटिव ही रिटर्न है बट आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल देखने को मिली है। तो इस जोन पे जो निफ्टी आईटी का स्ट्रक्चर बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बनाता हुआ नजर आ रहा है, एंड मुझे लगता है यहाँ पे काफी अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनीज को एक्यूमुलेट करने के लिए। अगर हम टीसीएस की बात करें या सबसे पहले इंडेक्स की ही बात करें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है टेक्निकल चार्ट्स पर। प्राइस में नो डाउट अभी भी कंसोलिडेशन जोन है, बट टेक्निकल पैरामीटर्स यहाँ पे लोअर या ओवरसोल्ड टेरेन से एक टर्न अराउंड का सजेशन दिखा रहे हैं। तो अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े सुधरते हैं तो यहाँ पे एक अच्छा टेक्निकल बाउंस आना देखने को मिल सकता है। तो एक्यूमुलेशन की राय रहेगी टीसीएस, HCL टेक, जैसा आपने इनिशियली बताया कि उनमें भी काफी स्ट्रॉन्ग स्टैग्नेशन या कंसोलिडेशन कह सकते हैं काउंटर में बनते हुए दिखाई दे रहा है। नो डाउट यहाँ से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट नहीं आया है काउंटर में, बट टेक्निकल स्ट्रक्चर यहाँ से पॉजिटिव डेवलपमेंट दर्शा रहा है, तो बिल्कुल बाय करने की राय बनेगी। स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेट करें पोजीशंस, आने वाले दिन में आपको अच्छे मूव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। चलिए, बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द गैस शॉर्टेज। आज कुछ खबरें आई थी कि आयशा मोटर्स को भी प्रोडक्शन में दिक्कत हो सकती है बिकॉज ऑफ द गैस शॉर्टेज। जुबिलेंट फूड वर्क्स के शेयर्स में भी आज काफ़ी गिरावट है, जस्ट बिकॉज की उनकी भी गैस शॉर्टेज की वजह से दे आर नॉट एबल टू cater to their orders. ये तो स्प्रेड ही होता जा रहा है गौरांग सर, और गौरांग सर कंजम्पशन इज समथिंग दैट वी रियली डिपेंड अपॉन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। हमारी कंजम्पशन स्टोरी ही है, और अगर कंजम्पशन ही हिट होगा तो क्या कैसे चलेगा? तो छोटी मध्यम अवधि में इसका असर होने की पूर्ण संभावना है। हमारी विकास दर पर भी इसका असर पड़ेगा, हमारे ब्याज दरों में कटौती का जो अनुमान था वहां पर भी असर पड़ेगा, शेयर बाजार में भी असर पड़ेगा, और हमारे और आपके जेब खर्च में भी असर पड़ेगा। कि तो एक वास्तविकता है। बहुत सारे प्रयास, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके कैबिनेट में शामिल कुछ मंत्रियों ने टिप्पणी करी की थी, और आज भी मैं पढ़ रहा था कि 2 समुद्री जहाज LPG को लेकर के भारत के बंदरगाह के तरफ रवाना हो चुके हैं और शायद बहुत जल्द आ जाएंगे। इसके अलावा 40 से ज्यादा देशों के साथ भारत सरकार बात कर रही है अपनी ऊर्जा की जो जरूरत है उसको सुरक्षित और सुनिश्चित करने के लिए। की तो थोड़ी बहुत तकलीफ तो होगी, क्योंकि हमारा देश 140 करोड़ और गिनती अभी चालू है आबादी हमारी, और जैसे आप बता रहे थे और हम सबको पता है कि हमारा भारत देश एक खपत से चलने वाला देश है। क्षमा चाहता हूँ। उस परिस्थिति में गीतू थोड़ी छोटी मध्यम अवधि में मुश्किलें उठानी पड़ेगी, और शायद कुछ नकारात्मक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। ऐसी तैयारी हमारे होनी चाहिए पहले से। डीप कट इन ऑटो स्पेस ओशो, ऑटो स्पेस में बहुत ज़्यादा हमने डीप कट्स देखे हैं। आप कोई भी स्टॉक उठा के देखिए, अशोक लेलैंड को देखिए, आज भी 4.5% नीचे कामकाज कर रहा है। मदरसन, एक्साइड, भारत फोर्ज, M&M, क्या करना है ऑटो स्पेस में? सी अगेन ऑटो स्पेस में नो डाउट काफी ज्यादा करेक्शन अभी देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड में ही अगर हम देखें तो महीने में नियरली 26% का करेक्शन है।
बट हायर लेवल से अगर हम देखें ईयर ऑन ईयर तो अभी 13% का नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिला है। तो पिछले साल एक काफी अच्छा ट्रैक्शन दिखा है ऑटो सेक्टर्स में, बट अभी ऑनगोइंग कंसर्न्स के वजह से नो डाउट ऑटो सेक्टर्स एक प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं आता है। इसमें हमें जैसा अभी अब 2 सेकंड पहले डिस्कशन हो रहा था, कंजम्पशन बेस्ड पे ज्यादा फोकस है, एंड जब कंजम्पशन मेन कंसर्न रहता है तो ऑटो सेक्टर से थोड़ा सा रुझान चेंज होते हुए नजर आता है। तो डेफिनेटली एक सेक्टर चर्निंग हो रहा है, जिसके वजह से ऑटो सेक्टर में करेक्शन बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बट टेक्निकल स्ट्रक्चर अभी अगर हम देखें तो मेजॉरिटी काउंटर्स में नियर टू 50% का रिट्रेसमेंट हो चुका है या उसके ऊपर ही है, या फिर दैट मीन्स 50% अभी तक करेक्शन नहीं हुआ है। तो मेजॉरिटी काउंटर्स में एक अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है। करंट लेवल्स पे मेजॉरिटी काउंटर्स में एक सेल ऑफ है, एंड अभी भी अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के आसपास ओवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में पेन रह सकता है काउंटर में, बट अगेन एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर रहा है एक्यूमुलेट करने के लिए। तो एक्यूमुलेशन की ही राय है, बट अभी एट करेंट लेवल्स नहीं, थोड़ा सा वेट करना चाहिए हमें टाइम वाइज करेक्शन का एंड प्राइस वाइज करेक्शन का। इन केस अगर 61.8 गोल्डन रेशियो के पास रिट्रेसमेंट होते हुए दिखाई देता है, तब बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें ऑटो सेक्टर्स पे भी बनते हुए दिखाई दे सकती है। गौरांग सर, वो डेटा सेंटर का जो एक पुश था जो हमने जनवरी फेब के महीने में देखा था, डेटा सेंटर की सारी कंपनियां दे वर बजिंग, वो स्टोरी थोड़ी थम सी गई है। अगर कोई निवेशक है उस सेक्टर में, उसे क्या करना चाहिए? देखिए, वो स्टोरी इसलिए थमी है कि तो क्योंकि बाजार में भी करेक्शन आया है ना कि तो 10-15-20% अगर बाजार में करेक्शन आएगा तो कोई ऐसा क्षेत्र या कंपनी नहीं होगी जो इसके विपरीत आपको चाल चलते हुए नजर आएगी। तो एक छोटी मध्यम अवधि के लिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जिस प्रकार से आप दिल्ली में मेरे ख्याल से पिछले महीने या 1.5 महीने पहले जो AI समिट हुई थी, वहां पर जिस प्रकार से पूरे विश्व में बड़े बड़े नाम और हमारे भारत देश में स्थापित IT कंपनियों ने हिस्सा लिया था, और बहुत ही स्पष्ट रूप से वहां पर कई सारी कंपनियों ने ये बात भी करी थी कि हम जो भी ये बदलाव या परिवर्तन और डेटा सेंटर्स के लिए, तो मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पर GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खुल रहे हैं गीतू। कुछ राज्यों ने बहुत ही आगे बढ़ते हुए यहाँ पर काम किया। तो छोटी मध्यम अवधि में नजरअंदाज कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ जो भी शोर शराबा, जो एक्सटर्नल नॉइसेज है, नॉइस पोल्यूशन जिसे मैं कहता हूँ, तो उसको दूर रखिए आप, और अपनी लंबी अवधि की विचारधारा को मुकम्मल रखते हुए निवेश है ऐसी कंपनियों में तो बने रहे। मेरे ख्याल से भविष्य काफी उज्जवल है। चलिए कुछ डिफेंस स्टॉक्स पे देख लेते हैं।